अरे बहू, सर में बहुत दर्द हो रहा है भाई, एक अच्छी सी चाय बनाकर पिला दो तो थोड़ी जान में जान आए। ठीक है माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ। और सुन रिया, मसाला चाय बनाना, अदरक और काली मिर्च थोड़ा तेज ही रखना, तब जाकर आराम मिलेगा। बिल्कुल भी चिंता मत करिए माँ जी, मुझे पता है सर दर्द के लिए कौन सी चाय बनाई जाती है। आप बस आराम से बैठिए, मैं अभी 5 मिनट में लेकर आई। 5 मिनट बाद रिया चाय लेकर सासू माँ के पास जाती है। बेचारी शकुंतला देवी हाय हाय करती बिस्तर से उठती है और जैसे ही पहली सिप मुंह में डालती है, चाय उनके मुंह से बाहर निकल जाती है। अरे कम वक्त आधा कप चाय मांगी थी तुझसे, ये क्या बना कर ले आई? जहर घोल दिया क्या इसके अंदर? माँ जी, अब आप ना बच्चों की तरह नखरा मत करिए। सर दर्द हो रहा है ना आपको, तो यही समझ लीजिए ये चाय नहीं दवा है। चुपचाप नाक बंद करके पी जाइए, फिर देखिए कैसे 10 मिनट में आपका सर दर्द ठीक होता है। तो पहले ये बता, चाय में डाल के क्या लाई है जो इतना गंदा स्वाद आ रहा है इसका? माँ जी, अदरक वाली चाय ना जुकाम में पी जाती है। सर दर्द के लिए चाय में अजवाइन डालनी चाहिए और उसके साथ मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा एलोवेरा और गिलोय, तभी तो चाय का स्वाद और खुशबू एकदम यूनिक लग रहा है। इससे पहले कि मेरा खून उबल कर नसों के बाहर आ जाए और मैं इंसान की जगह दानव बनकर तेरा शिकार कर लूं, तो चली जाए यहाँ से। एक तो पहले से ही सर दर्द से मेरी हालत खराब है, ऊपर से कम वक्त चाय भी ऐसी बनाकर लाइए जिससे पीकर सर दर्द जाए या ना जाए, लेकिन बुखार जरूर चढ़ जाएगा। बेचारी शकुंतला देवी को बहू की चाय से अब कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप पट्टी सर पर बांध कर करवट लेकर अपने कमरे में लेट जाती है और हाय हाय करने लगती है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये कैसी बहू है जो दर्द से हाय हाय कर रही सास को इतना सता रही है। शकुंतला जी की बहू रिया की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है। शादी के बाद रिया पूरा पूरा दिन घर में बैठी रहती थी, घर के काम करती और उसके बाद घर की छिपकली बनकर अपने कमरे में जाकर चिपक जाती। उसकी इस आदत से तंग होकर एक दिन शकुंतला देवी ने एक तुर्रा छेड़ दिया। बहू एक बात बता, पूरा पूरा दिन तो अपने कमरे में घुसी रहती है, 5 लोग हैं इस घर में, काम ही कितना होता है? 4 रोटी बनती है, आधी कटोरी चावल, बस हो गया खाना। अरे पूरा दिन कमरे में बैठकर टीवी में आंखें फोड़ने से ज्यादा अच्छा है कि थोड़ा घर से बाहर निकल, सैर सपाटा किया कर, सेहत भी अच्छी रहेगी। हर समय घर में घुसे रहना कोई अच्छी बात तो नहीं है। बहू रिया ने सासू माँ की बात को इतना सीरियसली ले लिया कि अगले दिन से वो कॉलोनी में सड़क पर टहलने के लिए निकलने लगी। रिया कॉलोनी में टहल रही थी कि तभी उसकी मुलाकात पड़ोस वाले मकान में रहने वाली मिसेस गुलाटी से हो गई। क्या बात है भाई, आजकल तुम बड़ा टहल रही हो, पहले तो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, अचानक से ये बदलाव कैसे आ गया? भाभी जी क्या बताऊं, माँ जी ना बड़ी नाराज रहती हैं, कहती है क्या पूरा दिन छिपकली की तरह अपने कमरे में दीवारों से चिपकी रहती है, थोड़ी देर घर से बाहर निकल कर खुली हवा में घुमा कर टहला कर तो सेहत भी अच्छी रहेगी। बस इसीलिए अब मैं रोज थोड़ी देर के लिए सैर के लिए निकल जाती हूँ। चलो तुम बाहर आने लगी, इसी बहाने मुझे भी वॉक करने के लिए एक पार्टनर मिल जाएगा, वरना मैं भी ना अकेले ही टहलती थी। रिया को वॉक करने के लिए पार्टनर नहीं मिला था, मिसेस गुलाटी ने मानो रिया को हिप्नोटाइज ही कर लिया था। मिसेस गुलाटी की लंबी लंबी छोड़ने की आदत से रिया बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थी। जब वो बड़ी बड़ी बातें रिया के सामने करती तो भोली भाली रिया फट से उनसे इंप्रेस हो जाती और उनकी कही हुई सारी बातों को सच मान लेती। तुम्हें पता है रिया, मसाले ही 50% से ज्यादा बीमारियों की जड़ भी है और इलाज भी। अगर हम समझदारी से मसाले का चुनाव करके खाना बनाए ना, तो आधी प्रॉब्लम्स को बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं। मिसेस गुलाटी की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर रिया बिल्कुल हैरान थी। क्या बात करिए भाभी जी आप, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता, तुम्हारे घर में किसी की भी तबीयत खराब हो तो तुम बस एक बार मुझे कॉल कर लेना, मैं बताऊंगी तुम्हें कि खाने में क्या डालने से क्या प्रॉब्लम ठीक होती है। आज के दिन भाभी जी, आज आपकी बताई हुई रेसिपी से चाय बनाई मैंने माँ जी के लिए, लेकिन आपको तो पता ही है ना, दुनिया में किसी के साथ भलाई करो तो बदले में जूते खाने को मिलते हैं। माँ जी ने तारीफ करना तो दूर, 2 घूंट चाय पीकर तक नहीं देखी, ऊपर से मुझे 10 तरह की बातें सुनाई सो अलग। कह रही थी चाय की जगह पता नहीं दूध में क्या जहर घोल दिया जो इतना बेस्वाद लग रहा है। अब आप ही बताइए, दवाई भी कोई स्वाद देकर खाई जाती है? अरे मैंने इतनी बार कहा माँ जी ये सर दर्द की स्पेशल चाय है, लेकिन वो तो किसी भी सूरत में चाय पीने को तैयार ही नहीं हुई। अरे रिया तुम जाने दो ने, तुमने तो अपनी तरफ से उनके लिए अच्छा ही चाहा ना। वैसे ये बताओ आज खाने में क्या बनाने वाली हो? अब माँ जी के तो सर में दर्द है, दोपहर के समय मुझे और माँ जी को ही खाना खाना होता है, इसलिए सोच रही हूँ थोड़ी सी दाल बना लूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम अपनी सास के लिए आज उड़द की दाल बनाना, सर दर्द में उन्हें फ़ायदा करेगी। और उड़द की दाल में इमली का तड़का लगाना, स्वाद और सेहत दोनों परफेक्ट हो जाएगी तुम्हारी सास की। पड़ोसन की बात सुनकर रिया खुशी खुशी घर आती है और सास के लिए उड़द की दाल इमली का तड़का लगाकर बना देती है। अरे बहू ये क्या बना दिया तूने? तुझे पता है ना मुझे बस अरहर की दाल ही पसंद आती है, और ऊपर से ये अमचूर क्यों बना रखा है दाल का? बहू तेरा खाना बनाने का मन ना हो तो तू साफ साफ मना कर दिया कर, लेकिन दाल का सत्यानाश करने की क्या जरूरत थी? तेरी इस दाल को कुत्ता भी नहीं सूंघेगा। एक तो पहले ही सर दर्द से परेशान हूं, ऊपर से तेरे हाथ का ये बेढंग का खाना खाकर मेरा दिमाग घूम गया है। हालांकि सास शकुंतला को बहू के हाथ की दाल फूटी आंख नहीं सुहाई थी, लेकिन फिर भी पेट भरने के लिए खाना तो खाना था। देर रात, अरे रिया, राघव दरवाजा खोलो, मेरे सीने में बड़ा तेज दर्द उठ रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। माँ जी मैं अभी आपके लिए मेथी दाना की चाय बनाकर लाती हूँ, दर्द तुरंत छू हो जाएगा।
देख बेटा, हाथ जुड़वा ले मुझसे, ये सब मुझसे ना हो पाएगा। राघव तू खड़े खड़े क्या मेरे गिरने का इंतजार कर रहा है? जल्दी से गाड़ी निकाल बेटा। माँ की बात सुनकर राघव जल्दी से उन्हें गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। इनको गैस का अटैक हुआ है, खान पान का ख्याल रखिए, रात के समय भारी गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ दिन मूंग मसूर की दाल खिलाओ इन्हें, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। वैसे आज आपने क्या खाया था जो अचानक इतना तेज दर्द शुरू हुआ? डॉक्टर साहब, आज तो उड़द की दाल खाई थी मैंने। वैसे तो सुबह से ही सर दर्द था और रात होते होते ये सीने पर पहुंच गया। सिर दर्द, वो भी तो गैस के कारण ही हो रहा था। अब जब पहले से गैस बन रही हो तो उड़द की दाल कौन खाता है? आपने तो खुद अपनी कंडीशन बिगाड़ी है, इसलिए आपको इतना तेज दर्द उठा कि अंत में हॉस्पिटल आना पड़ा। डॉक्टर की बात सुनकर शकुंतला गुस्से में अपनी बहू को घूरने लगती है। माँ जी, आप मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हैं? मैं कोई आपकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ। अब मुझे पता होता कि आपको गैस बनी है तो मैं आपको उसी के हिसाब से खाना बना कर देती ना। आप टेंशन की कोई बात नहीं है, आप घर चलिए, मैं आप पर ऐसे नुस्खे ट्राई करूंगी ना कि बिना दवाई खाए आप एकदम ठीक हो जाएंगी। 2 दिन बाद बहू रिया अपनी पड़ोसन गुलाटी के पास बैठी हुई थी, तभी उसकी ननद शिल्पी कॉलेज से आती हुई नजर आती है। तुम देख रही हो आजकल का माहौल कितना खराब है, और उस पर भी तुम लोगों ने इस शिल्पी को इतनी छूट दे रखी है। अरे मैं कह रही हूँ थोड़ा लगाम लगाओ उस पर, नहीं तो सर पकड़ के रोगे तुम सब। ऐसा क्यों कह रही भाभी जी आप? कुछ बात हुई है क्या? क्या तुम्हें नहीं पता चला? अरे वो 2 मोहल्ले छोड़कर जो श्रीवास्तव जी रहते ना, उनकी दूर के रिश्ते की भतीजी, वो भी कॉलेज ऐसे ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाती थी। बस फिर क्या था, किसी सड़क छाप लड़के की नज़र में आ गई। पहले तो उसने उसे अपनी बातों में बहलाया फुसलाया, फिर उसके बाद उसे लेकर घर से फरार हो गया। सारी दुनिया में थू थू हो गई बेचारों की, किसी के सामने नजरें उठाकर चलने लायक भी नहीं बचे। वैसे बात आपकी एकदम ठीक है, कॉलेज तो हम भी जाते थे भाई, लेकिन मजाल है जो कभी सूट सलवार के अलावा कुछ और पहना हो। लेकिन ये आजकल की लड़कियों को तो ऐसा लगता है कि कॉलेज के नाम पर फैशन परेड करने का मौका मिल जाता है। माँ जी ने तो जैसे सब कुछ देखकर भी आंखें बंद कर रखी हैं। अब मुझे ही पूरे परिवार का चार्ज अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अगले दिन जब ननद शिल्पी कॉलेज के लिए निकल रही थी तभी रिया वहां आ जाती है। रुक जाओ शिल्पी, खबरदार जो ऐसे कपड़े पहनकर घर से बाहर कदम रखा तो। क्या हो गया भाभी, मेरे कपड़ों में ऐसी क्या खराबी है? खराबी? तुम ये बताओ, ऐसे बेढंगे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलकर कैसे जाती हो तुम? अपने भैया की, पापा की, हम लोगों की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है क्या तुम्हें? देखो तो स्लीवलेस टॉप पहन रखा है, और ये क्या है? ये पैंट टखनों से इतना ऊपर क्यों झूल रही है? भाभी हम किसी गांव में रहते हैं क्या जो मैं साड़ी और सूट पहनकर कॉलेज जाऊंगी? कॉलेज में सब लोग ऐसे ही ड्रेस पहनकर आते हैं, और ये कोई खराब ड्रेस नहीं है। आजकल फैशन है ऐसे ट्राउजर पहनने का। हाँ तो होगा फैशन, लेकिन तुम फैशन नहीं करोगी। अगर कॉलेज जाना है तो ढंग के कपड़े पहनकर जाना होगा, वरना तुम्हारा कॉलेज भी बंद हो जाएगा। और माँ जी की तरफ मत देखो, माँ जी को कुछ समझ में नहीं आता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन हमें तो देखना पड़ेगा ना। कल को तुम्हारी शादी भी करनी है, इस तरह का चाल चलन पहनावा रखोगी तो कौन अच्छे घर का लड़का शादी करेगा तुमसे? भाभी अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? आप जो भी मुंह में आ रहा है बोलती चली जा रही है, बोलती चली जा रही है। अरे ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? बेटा शिल्पी, ऐसे बात नहीं करते, भाभी तुमसे बड़ी है ना। तो भाभी से मैंने आज तक कभी बदतमीजी की है क्या माँ? मैं बड़े होने का सम्मान देती हूँ ना उन्हें। वो बड़ी है इसका ये मतलब तो नहीं कि कुछ भी बोलती रहेंगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। शिल्पी ने देखा कि माँ उसके पक्ष में कुछ नहीं बोल रही, इसलिए वो भी चुपचाप जींस टॉप चेंज करके कॉलेज चली जाती है। अगले दिन। अरे रिया, देख रही हो क्या चल रहा है? मैं कुछ समझी नहीं, आप किस बारे में बात कर रही हैं? अरे तुम्हारे देवर के बारे में बात कर रही हूँ, और किसके बारे में? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में रहती नहीं हो। मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, आप बताओ ना अगर आपने कुछ ऐसा वैसा दिखा है तो। लो, मैंने क्या देखा है, पूरा मोहल्ला देख रहा है। खाना खाने के बाद जब वो छत पर टहलता है तब उसके कान पर फोन लगा रहता है। भाई हमने तो उसे बिना फोन के कभी देखा ही नहीं आज तक। इतना फोन कौन कर रहा है, इस बात की खबर तो तुम्हें लगानी पड़ेगी। अरे हाँ भाभी जी, बड़े पते की बात बताई आपने, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था। फोन पर तो लगे रहते हैं दिन भर। तो फिर ठीक है, जल्दी खुलासा होगा इस बात का कि आखिर किसके साथ दिन रात बातें हो रही हैं। अगले दिन सुबह के समय रिया का देवर कान पर फोन लगाकर अपने कमरे से बाहर आता है। भाभी आपने नाश्ता बना दिया कि नहीं? लेट हो रहा है वरना मैं निकल रहा हूँ। अरे ओ तूफान मेल, नाश्ता टेबल पर लगाया हुआ तो है और टिफिन भी रखा हुआ है। अब फोन से ध्यान हटेगा तभी तो दिखाई देगा ना कि आसपास क्या हो रहा है। क्या भाभी, आप भी कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। चलो मैं फटाफट से नाश्ता कर लेता हूँ। देवर को कान पर फोन लगाकर नाश्ता करते देख रिया देवर के हाथ से फोन छीनकर फटाक से फोन कट कर देती है। देखिए देवर जी, कान पर से फोन हटाओगे ना तब समझ में आएगा कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और खाने का टेस्ट भी तभी पता चलता है जब ध्यान खाने पर हो। और एक बात बताओ, किसके साथ इतनी बातें होती रहती है आपकी, जो आपको फोन के सामने ना दिन दिखाई देता है ना रात? सुबह शाम दिन रात बस फोन पर ही लगे रहते हो। ये क्या तरीका हुआ भाभी? अरे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो आपने मेरे हाथ से फोन छीन कर उसे काट दिया? आपको पता है मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल पर था, ऑफिस से मेरे बॉस का फोन था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा नहीं हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ और कुछ क्लाइंट को अटेंड करना होता है मुझे, इसी वजह से फोन पर लगा रहता हूँ। कुछ और पूछना है आपको? भैया एक बात बताओ, ये सवाल आज तक आपने नहीं पूछा, माँ ने नहीं पूछा
ये भाभी इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, जैसे वो भाभी ना हो मेरी माँ हो। अरे रवि बेटा जाने देना, घर का माहौल खराब नहीं करते। वो पड़ोसन है ना मिसेस गुलाटी, उसने दिमाग खराब करके रखा है इसका। मेरा तो मन करता है चुटिया पकड़ के उसके ही 2-4 लगा दूं। पता नहीं क्या सिखाती रहती है दिन भर, इससे पूरी बुद्धि भ्रष्ट करके रख दिया है। माँ, ना तो इसमें गलती रिया की है और ना पड़ोसन की। आप ही रोज रोज रिया को कहती थी ना कि घर से बाहर निकलकर लोगों के साथ मिले जुले। देख लिया आपने। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो घर में रहती थी ना तो ही ठीक था। अरे मुझे क्या पता था दूसरों की सलाह से अपने घर में आग लगा लेगी ये। इसका बस चले ना तो दिन में सांस कितनी बार लेनी है ये भी उस गुलाटन से पूछ कर ही ले ये। माँ जी, मिसेस गुलाटी के बारे में कुछ मत बोलिए। अरे उनकी नॉलेज के बारे में आप लोगों को अभी पता ही क्या है, बड़ी समझदार है वो। हाँ, सारी नॉलेज तो तेरी उस गुलाटन के पास ही है। हमने तो अपने बाल धूप में खड़े होकर सफेद किया ना। तेरे घर में तेरी सास बैठी है, अपनी सास से तो तू एक बात का ज्ञान नहीं लेती, सारा ज्ञान उस पड़ोसन से लेने जाती है। उससे ही अपनी सास क्यों नहीं बना लेती? माँ जी, आपको सिर्फ गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मिसेस गुलाटी के पास आपसे ज्यादा नॉलेज है। खाना बनाने की रेसिपी हो या बीमारियों के घरेलू नुस्खे या देश दुनिया की बातें, हर तरह की खबर रखती है वो। मैं तो कहती हूँ उनके जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट औरत ही नहीं है कोई कॉलोनी में दूसरी। अरे नहीं बेटा, उस गुलाटन के साथ रह रह के तू भी तो हो गई है स्मार्ट और इंटेलिजेंट। अपनी गिनती क्यों नहीं कर रही उसके साथ? तुम दोनों मूर्ख हो, पूरी कॉलोनी ये कहती है तुम्हें देखकर। हाँ, ये बड़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनना है। रिया की इन हरकतों से पूरा परिवार परेशान था। एक दिन की बात है, शाम के समय रिया और उसके पति का जोरदार झगड़ा हो जाता है और उसके बाद वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और जाकर पास ही में बनी चाय की टपरी पर बैठ जाता है। अरे भाई साहब, आप यहाँ क्या बात है? आपका भी भाभी जी के साथ झगड़ा हो गया क्या? अब आपने पूछ लिया ना भाई साहब, तो बुरा मत मानना, लेकिन हमारे घर में झगड़े की वजह कोई और नहीं है, आपके मिसेस है। सही बताऊं तो इस रिया और भाभी जी की जोड़ी ने जीना मुश्किल करके रख दिया है हमारा। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे घर में कलेश ना होता हो। रोहित की बात सुनकर पहले से ही नशे में वहां पर बैठे हुए मिस्टर गुलाटी इमोशनल हो जाते हैं। अब क्या बताऊं भाई साहब आपको, मेरी पत्नी ने जीना मुश्किल करके रखा है मेरा। अरे एक नंबर की पागल औरत है वो। आप यकीन नहीं करेंगे भाई साहब, पिछले 1 साल से मैं 4 मकान चेंज कर चुका हूँ इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से। जिस भी कॉलोनी में हम रहने जाते हैं वहाँ यही सब करना शुरू कर देती है। भाई साहब, रात काफ़ी हो गई है, आप ऐसा करो मेरे साथ मेरे घर चलो, उधर ही बैठकर बातें करते। रोहित गुलाटी को अपने घर ले जाता है और फिर मिस्टर गुलाटी अपनी आप बीती सुनाना शुरू करते हैं। अरे पिछली बार हम जहाँ रहते थे ना, वहाँ पड़ोस में एक औरत को पता नहीं क्या अलाय बलाय खिला दिया इसने। 3 दिन तक मोशन बंद नहीं हुए उसके। अरे अस्पताल पहुँचने की नौबत आ गई। और उसके बाद जहाँ हम रहते थे वहाँ पर एक पड़ोसन को ब्लड प्रेशर कम करने के नाम पर पता नहीं क्या जड़ी बूटी खिलाई कि उनका शुगर बढ़ गया। अब ये ब्लड प्रेशर के साथ साथ शुगर की भी मरीज है और पिछले 2 साल से तो दवाइयाँ खा रही है। मुझे तो यह समझ में नहीं आता भाई साहब, ये कौन सी औरतें हैं जो मेरी बीवी जैसी मंदबुद्धि औरतों की बातों में आ जाती है। मैं तो आपके सामने हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ भाई साहब, मुझसे तो मेरी बीवी संभल नहीं रही, लेकिन आप अपनी वाली को संभाल लेना। मेरा तो घर बर्बाद है, आपका भी ना हो जाए। लेकिन आपकी मिसेस तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं। 2 पैसे की अकल नहीं है उसके पास। नॉलेज भी तो 4 किताबें पढ़ने के बाद आती है। ना ठीक से हिंदी पढ़नी आती है ना अंग्रेजी, कहाँ से आएगी नॉलेज? गुलाटी की सारी बात चाय लेकर दरवाजे पर खड़ी हुई रिया सुन चुकी थी और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझे समझ में आ गया है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अगर मुझे आगे से किसी भी चीज़ के लिए सलाह लेने की ज़रूरत होगी ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही आऊँगी। दूसरी बार ससुराल। अय हाय, क्या आफत है, बबाल दिख रही है। काश ये मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। ऊपर से इतना पैसा आएगा स्वालग, विदेश से मोटा माल पानी लाएगी। अंकित क्या सोच रहा है, आगे चलकर बात कर ले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। एक मॉल में अलीशा और अंकित दोनों अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे थे। अंकित अलीशा के पास जाकर कहता है, हाय दिस इज अंकित, कोई हेल्प की जरूरत हो तो बताना। हाँ श्योर, तुम यहाँ के स्टाफ हो ना? अब नहीं यार, मैं क्या इतना बुरा दिख रहा हूँ तुम्हें? तुम मुझे अच्छी लगी तो सोचा बात कर लूँ। वैसे मेरा बहुत बड़ा काम है, लोहे की फैक्ट्री है। जो भी लड़की मुझसे शादी करेगी राज करेगी, राज। लगता तो नहीं है। ठीक है, ये लो मेरा नंबर, कभी मेरे घर आना तो तुम्हें पता चल जाएगा। ओके बेब्स, चलता हूँ मैं। अंकित सोचता है कि उसने अलीशा को फंसाने के लिए दाना डाल दिया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जाल में अलीशा नहीं, अंकित खुद फंसने वाला है। अलीशा और अंकित की बातें होना शुरू हो जाती है। दोनों दिन रात बातें करते रहते हैं, कभी वीडियो कॉल पर तो कभी वॉइस कॉल पर तो कभी मैसेज में चैटिंग। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और एक रोज अंकित अलीशा से कहता है, अलीशा क्या कहती हो, मुझसे शादी करोगी? चलोगी घर माँ से मिलने? वैसे तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे कभी पसंद भी आओगी। अलीशा अंकित के साथ उसके घर जाती है। सुधा अलीशा को देखते ही खुश हो जाती है और ईशा से कहती है, तेरे भाई में कोई तो बात है, कोई भी लड़की उसके पीछे पागल हो जाती है। मुझे तो पता ही था भैया, किसी न किसी को ले ही आएगा। तुम्हें ये टेंशन ले रही थी कि रीना से तलाक के बाद कैसे शादी हो पाएगी। ये तो विदेशी लग रही है,
मोटा दहेज आएगा माँ। नजर मत लगा, लड्डू फूटेगा तो भूरा तेरे हाथ भी आएगा। बस ये शादी करके आए, उसके बाद इसे काम में लगाकर हम दोनों माँ बेटी आराम करेंगे। ईशा और सुधा अलीशा की बहुत खातिरदारी करती हैं और अलीशा भी शादी करने को राजी हो जाती है। मेरे सभी रिलेटिव फॉरेन में रहते हैं। डैडी को आने में वक्त लगेगा और मुझे पता है कि डैडी मेरी शादी अंकित से होने नहीं देंगे। शादी करके मैं अपने घर वालों को बता दूंगी। वैसे भी मैं अपने डैडी की इकलौती बेटी हूँ। इतनी प्रॉपर्टी वो देंगे किसको? आखिरकार उन्हें मानना ही होगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। मेरे बच्चों का घर बस जाए और इस बुढ़ापे में मुझे क्या चाहिए। हाँ भाभी, एक बार शादी हो जाए फिर क्या है। अगले ही दिन अंकित और अलीशा कोर्ट में शादी कर घर आ जाते हैं। अलीशा घर में घुसने के साथ ही मन कहती है, अब तुम लोगों के बुरे दिन शुरू। अपनी बहन का बदला ना लिया मैंने तो मेरा नाम भी अलीशा नहीं। तुम लोगों को भी खून के आंसू उसी तरह रोने होंगे जैसा मेरी बहन की आंखों से बहे थे। भाभी क्या सोच रही हो? इस आलती के प्लेट में पैर रखकर अंदर आ जाओ। अलीशा अंदर आती है और बिना किसी के पैर छुए अपने कमरे में चली जाती है और आराम से एसी ऑन करके बेड पर फैल कर लेट जाती है और अंकित का तकिया जमीन पर फेंक कर उसे कहती है, मुझे सोने दो। ये क्या है अलीशा, ये मेरा भी बेड है, तुम मुझे यहाँ से हटा रही हो? मेरे डैडी के यहाँ मैं अकेले इतने बड़े बेड पर सोती थी और तुम्हारा बेड इतना छोटा है, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें यही सोना है तो सो, मैं वापस चली जाऊंगी। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा, अगर डाइवोर्स लेती हूँ मैं तो तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। अंकित के होश उड़ जाते हैं। ये रीना की तरह सीधी नहीं है, अभी तो मुझे इससे पैसे निकलवाना है, मुझे इसकी हर बात माननी होगी। अगर ये तलाक के लिए चली गई तो सब समझ जाएंगे कि हम ही लड़कियों को परेशान करते हैं। मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अलीशा ले जाएगी और कोई भी लड़की फिर मेरे चंगुल में नहीं फंसेगी। अंकित दिमाग से काम ले। अंकित अपना तकिया चादर लेकर अलीशा से कहता है, जाने मन तुम आराम से सो जाओ, मैं फर्श पर सो जाऊंगा बस। ओह वाओ, दैट लुक्स लाइक माय हस्बैंड। अलीशा सो जाती है। अगले दिन ईशा और सुधा अलीशा के उठने का इंतजार करने लगती हैं। देर तक ना उठने पर सुधा ईशा से कहती है, ये विलायती उठेगी भी या नहीं? भूख लग रही है। सोचा बहू आई है तो बना बनाया खाने को मिलेगा, लेकिन ये महारानी है कि अभी तक पलंग तोड़ रही है। मम्मी पहले दिन ही इसकी नसें टाइट कर दो, वरना ये सर पर चढ़कर नाचेगी। 10 बजे तक कोई बहू सोती है क्या? हाँ चल, इससे सबक सिखाती हूँ। सुधा और ईशा अलीशा के कमरे में जाकर दरवाजा बजाने लगती है। बहुत देर तक दरवाजा बजाने की आवाज से अलीशा चिड़चिड़ाकर उठती है और कड़क आवाज में कहती है, क्या है ये? आप लोग भी सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं? ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले तो दोनों माँ बेटी आंखें फाड़ फाड़ कर जमीन पर लगे गद्दे को घूर घूर कर देखती हैं, फिर कहती हैं, ओए महारानी, ये तेरा मायका नहीं है जहाँ तू 10 बजे तक पड़ी रहेगी। कल से 5 बजे उठ जाना, समझी? और अभी नहा धोकर सबके लिए नाश्ता बना। चल। मम्मी जी, मैं कोई नाश्ता बनाने वाली नहीं हूँ। और दूसरी बात, मेरे साथ इस लहजे में दोबारा बात करने की सोचना भी मत। ओए, मेरी माँ से क्या बोली? ज्यादा बोली निकालेगी ना तो बस। ईशा अलीशा को मारने के लिए हाथ उठाती है और अलीशा उसका हाथ पकड़ के झटकते हुए कहती है, हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में रख दूंगी, समझी? दोबारा कभी छूना मत। मैं कराटे चैंपियन हूँ, ये गाजर मूली जैसे हाथ तोड़ कर रख दूंगी। सासू माँ, तो मैं क्या कह रही थी कि नाश्ता मैं बनाऊं या आप लोग बनाएंगे? सुधा डर जाती है और दबी आवाज में कहती है, नहीं नहीं बहू, तू रहने दे, कल की तू थकी होगी, मैं और ईशा बना लेंगे। तुझे जब उठना है तब उठना, हाँ, और जब जो बनाना हो बनाना। दैट्स लाइक माय सासू माँ। अलीशा वापस सो जाती है। ईशा और सुधा वहां से चली जाती हैं। ओए माँ, मेरी कलाई, ये तो डायन है माँ। देखा नहीं कैसे मेरा हाथ मोड़ दिया। आने दो भैया को, देखो कैसे इसकी खबर लेती हूँ। बेल्ट से इसकी जब पिटाई होगी ना, तब इसकी अकल खुद ब खुद ठिकाने आएगी। हाँ वरना बेटी ये तो हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी। सुधा खाना बनाती है। इधर जैसे अंकित घर आता है, ईशा उससे अलीशा की चुगली करते हुए कहती है, भैया इस विदेशन को इसकी औकात दिखा दो। जैसे रीना भाभी की पिटाई करते थे ना, वैसे इसकी करो। इसने देखो मेरा हाथ मरोड़ दिया है। घर का काम करने से मना कर रही है, मन तो कर रहा है इसे खा जाऊं। बहन, कुछ दिन की बात है, हमें इसके हिसाब से चलना होगा, क्योंकि अभी इससे पैसे जो निकलवाने हैं। फिर जैसे ही दहेज हाथ में आया, फिर तो इसकी इज्जत रीना से भी बेकार कर दूंगा। हाँ कुछ दिन तो हम लोग मैनेज कर ही लेंगे। पैसे की बात जो है, जैसा जैसा बहू कहे वैसा वैसा करते चलो। काम वाली को वापस बुला लेते हैं, फिर जैसे ही पैसे हाथ आएंगे उसे हटा देंगे। भैया मैं कह देती हूँ, पैसा मिलते ही सबसे पहले मैं इसे थप्पड़ मारूंगी। हाँ। उधर अलीशा सबकी बात सुन लेती है। अच्छा, तो अब काम वाली बुला रहे हैं। बहू तो काम वाली है और ये लोग मालकिन। अलीशा अपने कमरे से बाहर आकर कहती है, अंकित, हमारे बाथरूम में गीजर नहीं है, मैं ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी? अब नहीं मेरी जान, तुम्हें ठंडे पानी से नहाने की कोई जरूरत नहीं है, हीटर लगा लो, गीजर मैं लगवा दूंगा। मुझे हीटर इस्तेमाल करना नहीं आता, इससे अच्छा तो मैं अपने पापा के घर में रहती। कहाँ शादी कर ली मैंने तुमसे। तभी अलीशा का फोन बजता है।
ओ डैडी का नाम लिया और उनका कॉल भी आ गया। ओ डैडी आई एम सॉरी, मैंने आपको बिना बताए इंडिया में शादी कर ली, बट आई एम मिसिंग यू पापा। मेरी बेटी मैं इंडिया आ रहा हूँ, सब कुछ तो तुम्हारा ही है बेटा। आप इंडिया आ रहे हो, मुझे सब कुछ देने? ना ना डैडी, मैं इतना सब कुछ नहीं हैंडल कर सकती, नो प्लीज। तभी सुधा अलीशा के हाथ से फोन लेकर कहती है, बेटा अंकित है ना, वो संभालेगा। समधी जी आप आराम से आओ, आपका ही तो घर है, अंकित भी तो आपके बेटे की तरह है। ठीक है, तब तो मैं आता हूँ। चल बेटा, मैं पानी कैसे गर्म करते हैं बता देती हूँ। सुधा हीटर से पानी लगा देती है। देख बहू, पानी गर्म करने ऐसे लगाते हैं, बस ये हो जाएगा तो तू निकाल लेना। हाँ थैंक यू सासू माँ। पानी गर्म होती ही अलीशा फिर आवाज देने लगती है, सासू माँ मुझसे हीटर नहीं निकल रहा। अब आ रही हूँ। सुधा के साथ ईशा भी आती है। सुधा हीटर निकाल कर कहती है, अब देख लिया ना बहू, अब तो दिक्कत नहीं है। हाँ चल अब तू आराम कर, मैं काम कर लेती हूँ। सासू माँ पानी कितना गर्म हुआ कैसे पता चलेगा? हाथ लगा कर देख लो, कैसे क्या पता चलेगा? अब ये भी तुम्हें माँ बताएगी क्या? ईशा पानी में हल्का सा हाथ लगाती है और अलीशा ईशा का एक हाथ पूरा पानी के अंदर डाल देती है। ईशा का हाथ जल जाता है। वो झटके से हाथ निकाल कर कहती है, पागल हो क्या तुम भाभी, मेरा हाथ जला दिया। मैंने तो कहा ही था कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। लेकिन तुम सुनने वाली कहाँ हो? खुद का हाथ जला तो एहसास हुआ ना, किसी का हाथ जलाने से उसे कैसा दुख होता है। ईशा और सुधा को एक बार के लिए रीना की याद आ जाती है, कैसे उन्होंने उस बेचारी का हाथ जलाया था। अगले दिन अलीशा सुधा से कहती है, सासू माँ मुझे काम वाले के हाथों का खाना अच्छा नहीं लगता, कपड़े भी अच्छे से वॉश नहीं हो रहे हैं, आप मेरा काम कर दिया करो। मैंने अपने डैडी से भी आपकी तारीफ की है, बाकी आप नहीं भी करोगी तो मुझे अपना काम करवाना आता ही है। अरे बहू मैं कर दूंगी ना, इसमें क्या है, आज ही खाने वाले को हटा देती हूँ। वही ना सासू माँ, काम करने से सेहत भी अच्छी रहती है। सुधा गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, एक बार प्रॉपर्टी आने दो हमारे हाथ में, फिर बताती हूँ तुम्हारी सेहत। अलीशा अब घर का काम दोनों माँ बेटे से करवाती है और सबके नाक में दम करके रखती है। सुधा अंकित से कहती है, अरे कब इसका बाप आएगा और अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करेगा? हम दोनों कब तक काम करेंगे बेटा? खाना वाली भी इस महारानी ने हटवा दी है, तू जाकर उससे प्रेशर देना। अब हाँ माँ, मैं बात करता हूँ अलीशा से। अंकित अलीशा से जाकर कहता है, डैडी अभी तक नहीं आए, कोई खबर उनकी कब तक आएंगे? डैडी का बिजनेस कोई छोटा सा नहीं है जो ऐसे ही छोड़कर आ जाए। ये कौन सी बात हुई? उनके हाथ से संपत्ति छूटी नहीं रही, मरते मरते भी पैसा पैसा करते रहेंगे क्या? हे, मेरे डैडी के बारे में कुछ भी मत बोलना ऐसा वैसा, समझे? अरे क्यों ना बोलूं, मुझे तो लगा था तुम अच्छे घर से हो, किसी और से शादी करता तो अच्छा खासा दहेज मिलता। यहाँ फूटी कौड़ी भी नहीं मिली और इतने तेवर झेलो सलग। ज्यादा चूचे पाट मत करो, मुझे सब पता है तुम क्या हो, समझे? मुझे तलाक चाहिए, मैं मेरा हिस्सा लेकर आऊंगी। मुझे रीना दीदी मत समझना, जिसे तुम लोगों ने मार पीट कर घर से निकाल दिया और वो बेचारी चुपचाप से चली गई तुम लोगों की ज्यादतियां बर्दाश्त करके। तुमने मुझसे ये बात छिपाई कि तुम शादीशुदा हो। हाँ? कमरे से जोर जोर से आवाज आने पर सुधा और ईशा कमरे में आती है। ये क्या हो रहा है? अंकित बहू से ऐसे क्यों बात कर रहा है? माँ ये लोग कुछ नहीं देने वाले, ऊपर से ये महारानी मुझे डिवोर्स की धमकी दे रही है। अच्छा बहू, तुझे हमारे बारे में पता ही नहीं है, हमने अच्छे अच्छों को सीधा कर दिया है, समझी? बड़ी आई हिस्सा लेने वाली। ईशा बेल्ट लाकर अंकित को देती है। लो भैया, और इसके शरीर पर तोड़ दो, फिर इसका भूत खुद ब खुद उतर जाएगा। हाँ अब तो इसे बताना ही होगा। अंकित बेल्ट उठाकर अलीशा को मारने के लिए जाता है। अलीशा उसका बेल्ट पकड़कर कहती है, मुझ पर हाथ उठाकर तुमने अपने काल को बुला लिया है अंकित। अलीशा बेल्ट अंकित के हाथ से छीनकर उसे मारते हुए कहती है, मुझे रीना की तरह कमजोर समझने की गलती मत करना, मैं पुलिस को फोन करने जा रही हूँ। तुम तीनों माँ बेटा बेटी जेल में चक्की पीसना, ओके? अलीशा जैसी फोन लगाने लगती है, सुधा ईशा और अंकित उसके पैर पकड़ लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम पुलिस को मत बुलाना, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन पुलिस को मत बुलाना। ठीक है, मैं जो कहूंगी तुम वो करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ग्रेट, तो चलो कपड़े बर्तन घर सफाई खाना मेरे हाथ पर दबाने तक का सारा काम अपने हाथों से करना शुरू कर दो। अब से मैं स्पेशल ऊपर वाले फ्लोर में रहूंगी अकेले। मेरा नाश्ता डिनर लंच सब ऊपर मुझे लाकर देना होगा। ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। अंकित सुधा और ईशा एक नौकरानी की तरह घर के काम करते रहते हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और एक दिन अलीशा के डैडी उसके घर पहुंच जाते हैं। विदेश से आए समधे को देखकर सुधा की आंखों में पैसों की चमक दिखाई देने लगती है। वो खुशी से हाथ में पोछा लेकर अलीशा के पास जाकर कहती है, बहू सुन, तेरे पापा आ गए। वाओ, क्या सच में डैडी आ गए? अलीशा अपने पापा के गले लगती है।
बेटा कहाँ तुमने शादी कर ली मेरी गुड़िया? ये फटे कपड़ों में बेहाल तुम्हारी काम वाली। अरे इसे कम से कम नए कपड़े तो दिला दे। ये काम वाली नहीं है, मेरी सास है डैडी। क्या? अब सॉरी समधी जी। सुधा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। इधर अलीशा सुरेश को अपने कमरे में ले जाकर उसे पूरी बात बताती है। बेटा तुम क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? रीना के साथ जो होना था वो हो गया। अब तुम अंकित से डाइवोर्स ले लो और उसे रीना के साथ हैरेसमेंट के केस में जेल में डलवा दो। अब तक तो तुमने सबूत भी हासिल कर ही लिए होंगे। हाँ डैडी, मैंने अंकित और अपनी सास की रिकॉर्डिंग की है, जिसमें उन लोगों ने अपने मुंह से कहा है कैसे उन लोगों ने रीना दीदी को टॉर्चर किया था। दैट्स गुड। तो हो गया फिर? तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो जाओ और रीना को भी न्याय मिल जाएगा। ठीक है डैडी, आपने सही कहा। अलीशा उसी वक्त अपने वकील से बात करती है और डाइवोर्स की पेपर रेडी करवाने को कह देती है। दोपहर के खाने के समय अलीशा सबके सामने अंकित से कहती है, मैं जो करने आई थी वो मकसद पूरा हुआ, मैंने डाइवोर्स फाइल कर दिया है। डाइवोर्स का नाम सुनकर अंकित की सांस में सांस आती है। मन ही मन वो सोचता है, चलो अच्छा हुआ, आफत खुद ब खुद टल गई। अब ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। अब इस रिश्ते में अलग होना ही एक उपाय है। यस बिल्कुल, तो मेरा हिस्सा मुझे दे दो शांति से, वरना कोर्ट में मिलने के लिए तैयार रहना। अरे कौन सा हिस्सा? तुम्हारे बाप ने कमाकर यहाँ धरा था क्या जो तो? सासू माँ, अपनी औकात में रहिए। अब इन लोगों को इनकी औकात दिखानी होगी। अलीशा, रीना और पुलिस दोनों को फोन करके बुलाती है। रीना इज माई कजिन, उसका बदला लेने ही मैं यहाँ आई थी। तुम्हें जेल पहुंचा दूंगी तो उसे न्याय भी मिल जाएगा और मेरे दिल को सुकून भी। तुम लोगों ने मेरी बहन को बहुत सताया है, उसके साथ बहुत गलत किया है, उसकी जिंदगी खराब कर दी। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। इतने में ही पुलिस वहां पहुंच जाती है और पुलिस को देखकर अंकित की हालत खराब हो जाती है। अलीशा पुलिस को रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसमें रीना के साथ किए अत्याचार को खुद दोनों माँ बेटे ने कबूला था। इस आदमी को जेल की हवा खिलाइए। ओए, मुंह क्या देख रहा है? चल। पुलिस अंकित के हाथों में हथकड़ी डाल देती है और उसे ले जाने लगती है। अंकित अपनी माँ और अलीशा से रो रो कर कहने लगता है, अलीशा मुझे जेल मत भेजो, तुम जैसा कहोगी मैं करूंगा। माँ मुझे बचा लो माँ। सुधा लाचार आंखों से अलीशा को देखने लगती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। इतने में ही रीना वहां आकर पुलिस को रोक लेती है। सर, मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ। दीदी ये क्या कर रही हो तुम? बड़ी मुश्किल से तुम्हारे गुनहगारों को सजा मिल रही है। तो चुप कर थोड़ी देर। सर, मैं ये केस वापस लेती हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर अंकित के हाथों से हथकड़ी निकाल देता है। अलीशा, अंकित जैसे भी है मेरे पति हैं और मैं इन्हें इस हालत में नहीं देख सकती।